शरीर, अंगों का समूह। हर अंग का अपना काम और महत्व होता है। अंगों का बनना हमारे शरीर की संरचना तो करता ही है, पर उस संरचना को बनाए रखने और चलाए रखने का काम भी करता है। प्रकृति हर अंग को बेहद बारीकी से रचती है, लेकिन कभी क्या सोचा है ये अंग बनते ही कैसे हैं? कैसे जायगोट जैसा छोटा सेल धीरे धीरे पूरे शरीर का रूप ले लेता है? जायगोट के न्यूक्लियस में डीएनए प्रेजेंट होता है। ये डीएनए एक बायोलॉजिकल ब्लूप्रिंट की तरह काम करता है, जो बताता है कि बॉडी कैसे डिजाइन होगी, कौन सा ऑर्गन कब बनेगा। इसी ब्लूप्रिंट में जायगोट के सेल डिवीजन से लेकर पूरी बॉडी बनने तक का कंप्लीट कोड लिखा होता है। फर्टिलाइजेशन के बाद जायगोट में प्रेजेंट डीएनए के सभी जीन्स एक्टिव नहीं होते, क्योंकि जायगोट के पास उन्हें एक्टिवेट करने वाले ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर प्रोटीन अभी नहीं होते। जायगोट अभी इन रिक्वायर्ड प्रोटीन्स को बना भी नहीं सकता, क्योंकि ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर प्रोटीन का बनाने का कोड भी डीएनए की जीन्स में ही लिखा हुआ है। इसी वजह से डीएनए के जीन्स साइलेंट स्टेट में रहते हैं, लेकिन फिलहाल जीन्स एक्टिवेट नहीं होते। पर शुरुआती स्टेज पर प्रोटीन का होना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि बिना इसके जायगोट सेल डिवीजन शुरू नहीं कर सकता। इसीलिए जायगोट के पास एक स्टार्टर किट होती है, जिसमें मां से मिले हुए इनिशियल प्रोटीन्स और एंजाइम्स जैसे मैटरनल हेलिकेस, मैटरनल आरएनए पॉलीमरेज जायगोट के साइटोप्लाज्म में पहले से ही प्रेजेंट होते हैं। यही ऑलरेडी प्रेजेंट प्रोटीन जायगोट के अंदर सेल डिवीजन का काम शुरू करते हैं। सेल डिवीजन से पहले जायगोट में डीएनए की एग्जैक्ट कॉपीज बनाई जाती हैं डीएनए रेप्लिकेशन प्रोसेस के जरिए। इसी प्रोसेस में सबसे पहले मां से मिला हेलिकेस एंजाइम डीएनए के दोनों स्ट्रैंड्स को अलग करता है, ताकि हर स्ट्रैंड एक टेम्पलेट की तरह काम कर सके। उसके बाद डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम हर स्ट्रैंड के सामने उसकी कॉम्प्लीमेंट्री बेसिस को जोड़ता है। इसी तरह एक डीएनए से डीएनए की सेम 2 कॉपीज बनाई जाती हैं, जिससे सेल डिवीजन के टाइम जब नई सेल्स बने तो हर सेल के पास एक जैसा डीएनए हो, और इसी वजह से सेल के पास सेम जेनेटिक इन्फॉर्मेशन होती है जो ओरिजिनल डीएनए में थी। ये सेम जेनेटिक इन्फॉर्मेशन होना इसलिए भी जरूरी है ताकि हर सेल अपना काम सही तरीके से कर सके और पूरी बॉडी एक ही ब्लूप्रिंट के हिसाब से बन सके। जायगोट की 4 सेल स्टेज, जिसे क्लीवेज स्टेज भी कहते हैं, इस स्टेज में डीएनए के जीन साइलेंट ही रहते हैं। इसलिए मदर के जीन्स के मैसेज को एमआरएनए की फॉर्म में कॉपी किया जाता है। इस प्रोसेस को ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। एमआरएनए को रीड करके राइबोसोम टीआरएनए और आरआरएनए की मदद से अमीनो एसिड को जोड़कर प्रोटीन बनाता है। प्रोटीन बनने के इस प्रोसेस को ट्रांसलेशन कहते हैं। इन्हीं शुरुआती प्रोटीन से बच्चे के खुद के ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर प्रोटीन्स बनते हैं। ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स डीएनए के स्पेसिफिक रीजन से जुड़ते हैं और कुछ जीन्स को एक्टिवेट करते हैं। जीन्स के ऑन होने के प्रोसेस को जायगोटिक जीनोम एक्टिवेशन कहा जाता है। ये एक्टिवेशन 4 सेल स्टेज से शुरू होता है और 8 सेल स्टेज तक चलता है। ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स ये भी डिसाइड करते हैं कौन सा जीन कब, कहां और कितनी देर के लिए ऑन करना होगा। हर सेल के डीएनए में सारे जीन्स प्रेजेंट होते हैं, लेकिन सिर्फ वही जीन्स ऑन होते हैं जो सेल के काम करने के लिए जरूरी है। बाकी जीन्स ऑफ रहते हैं। जीन्स के ऑन ऑफ कंट्रोल को ही जीन रेगुलेशन कहा जाता है। जीन्स के एक्टिव होते ही सेल में खुद के प्रोटीन्स और आरएनए पॉलीमरेज, हेलिकेस, प्राइमेज जैसे एंजाइम्स बनते हैं। इसके बाद सेल को मां के प्रोटीन्स पर डिपेंड नहीं रहना पड़ता। जब जीन्स के इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंग प्रोटीन बनता है, इसी प्रोसेस को जीन्स एक्सप्रेशन कहा जाता है। शुरुआत में सब सेल्स एक जैसे होते हैं। जैसे जैसे स्पेसिफिक जीन्स एक्टिवेट होते हैं, सेल्स अपना अपना रोल समझने लगते हैं। इसी प्रोसेस को सेल डिफरेंशिएशन कहा जाता है। ब्लास्टोसिस्ट स्टेज पर यह सेल डिफरेंशिएशन पहली बार क्लियरली दिखाई देता है। ब्लास्टोसिस्ट स्टेज पर सेल्स अपनी पोजीशन, सिग्नल्स और सेल डिफरेंशिएशन के बेसिस पर 2 ग्रुप्स में ऑर्गेनाइज हो जाते हैं। आउटर ग्रुप, इस लेयर के सेल्स को ट्रेफोब्लास्ट सेल्स कहते हैं। ये सेल्स प्लासेंटा बनाते हैं, जबकि इनर लेयर के सेल्स एम्ब्रियो बनाते हैं। एम्ब्रॉइक स्टेज पर आते ही जीन्स का ऑन ऑफ पैटर्न और ज्यादा स्पेसिफिक हो जाता है, जिससे हर सेल अपना रोल डिसाइड करता है, स्पेसिफिक प्रोटीन बनाता है। फिर ये सेल धीरे धीरे डिफरेंट टाइप्स के सेल्स बन जाते हैं, जैसे नर्व सेल, मसल सेल, लीवर सेल और ब्लड सेल। यही वो मोमेंट होता है जब सेल डिफरेंशिएशन पूरी तरह से विजिबल होता है। सेल्स अपने फंक्शंस के हिसाब से बिल्कुल अलग बन जाते हैं। डिफरेंशिएशन के बाद डीएनए के जीन्स हर सेल को सिग्नल भेजते हैं। इन्हीं सिग्नल के इफेक्ट से कुछ सेल अंदर की तरफ मूव करते हैं, कुछ बाहर की तरफ और कुछ बीच में सेटल हो जाते हैं। इसी मूवमेंट से सेल 3 लेयर्स बना लेते हैं। इस प्रोसेस को गैस्ट्रोलेशन कहते हैं। एंडोडर्म लेयर, ये सबसे अंदर वाली लेयर होती है। इस लेयर के सेल से इंटरनल ऑर्गन्स बनते हैं, जैसे लीवर, लंग, स्टमक और इंटेस्टाइन। ये शरीर के अंदर होने वाले डाइजेशन और रेस्पिरेशन जैसे कामों को संभालते हैं। मेसोडर्म, ये बीच वाली लेयर होती है। इस लेयर से मसल, बोन्स, हार्ट, किडनी
और ब्लड वेसल जैसे ऑर्गन बनते हैं। ये ऑर्गन मिलकर बॉडी को शेप, बैलेंस और स्ट्रेंथ देते हैं। एक्टोडर्म ये सबसे बाहर वाली लेयर होती है। ये प्रोटेक्शन और रिस्पॉन्स से जुड़े ऑर्गन्स बनाती है, जैसे स्किन, ब्रेन और स्पाइनल कोड। इन लेयर्स में अलग अलग ऑर्गन्स बनने के सेल ऑर्गेनाइज्ड होते हैं। तो अब एक ही ऑर्गन के सेल अपने सेल्स के साथ जुड़ने के लिए सिग्नल भेजना शुरू कर देते हैं। ये सिग्नल एक दूसरे को बताते हैं हम हार्ट के सेल्स हैं, चलो मिलकर हार्ट बनाते हैं। और इसी तरह हर ऑर्गन के डिफरेंशिएटेड सेल्स एक दूसरे को सिग्नल भेजकर और अपना प्रोटीन बनाकर टिश्यूज बनाते हैं। एम्ब्रियो के ये टिश्यूज मिलकर डिफरेंट ऑर्गन्स बनाते हैं। ऑर्गन के बनने के इस प्रोसेस को ऑर्गेनोजेनेसिस कहा जाता है। ऑर्गेनोजेनेसिस के बाद जैसे एम्ब्रियो का दिल धड़कना शुरू करता है, वो फीटस बन जाता है। इसके बाद ब्रेन, नर्वस सिस्टम डेवलप होने लगते हैं। धीरे धीरे हाथ, पैर और उंगलियां बनने लगती हैं। फिर नाक, कान, आंख और होठ का बेसिक शेप भी डेवलप होने लगता है। हर वीक के साथ नए ऑर्गन्स, नए सिस्टम्स मैच्योर होने लगते हैं और कुछ ही समय में जाइगोट जैसा छोटा सेल धीरे धीरे पूरे इंसान का रूप ले लेता है।